पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड ही हैज कम फ्रॉम। क्या है, व्हाट इज साहब लुकिंग, मतलब जो साहेब थे वो क्या देख रहे थे गार्बेज बैग में, है ना। और आपका है वेयर इज ही, और वो कहाँ के हैं, एंड हैज ही कम फ्रॉम यानी कहाँ से आए थे। देखिए साहेब इज लुकिंग मतलब ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, फॉर कॉइन्स एंड रुपीज यानी कुछ सिक्के देख रहे थे, कुछ रुपया देख रहे थे, किसके, गोल्ड के, सोने के। इन द गार्बेज, गार्बेज में क्या तलाश कर रहे थे, फॉर कॉइन्स, है ना, कॉइन्स एंड रुपीज। कॉइन्स मतलब होता है सिक्का, रुपीज मतलब रुपया, किसका, सोने का। ही इज द सीमापुरी, वो कहाँ के हैं, सीमापुरी के हैं, इन प्लेस ऑफ दिल्ली, दिल्ली में सीमापुरी है जहाँ के वो हैं, मतलब इस समय में ही इज इन हैं सीमापुरी, सीमापुरी में हैं, इन मतलब में, ही इज इन सीमापुरी। लेकिन ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो कहाँ से आए थे, तो बांग्लादेश से आए थे। ही कम विथ हिज मदर 1971, मतलब 1971 में अपने माता के साथ कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। देखिए बिल्कुल जितना सिंपल क्वेश्चन लिखेंगे, सटीक जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर सही होना चाहिए। लंबा चौड़ा व्याख्या करने से मतलब नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना लिख देंगे कि साहिब क्या देख रहे थे, कॉइन्स एंड रुपीज़ देख रहे थे। कहाँ इस समय है वो, सीमापुरी में है। कहाँ से आए थे, तो बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे, ही कम विथ हिज मदर, अपने माँ के साथ 1971 में। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द आथर, मतलब कवि, ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बेयरिंग फुटवेयर, यानी जो आथर यानी जो लेखक है, बच्चे जब नॉट बेयरिंग फुटवेयर यानी जब जूते नहीं पहनते हैं उसके बारे में क्या व्याख्या किया। बच्चों द्वारा जूते ना पहनने पर लेखक ने क्या स्पष्टीकरण, क्या एक्सप्लेनेशन मतलब क्या स्पष्टीकरण देते हैं। ठीक है, मतलब जब बच्चे जूते नहीं पहनते तो उन्होंने बताया था, शायद आपको याद होगा यदि पढ़े होंगे, तो उन्होंने बताया कि ये क्या है, परंपरा है। तो यहाँ पर आप देखिए, One explanation offered by the author is that it is a tradition। देखिए ना, ट्रेडिशन मतलब बोला गया कि ये परंपरा है। वन एक्सप्लेनेशन मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया, स्पष्टीकरण में बताया, आथर द्वारा बताया गया कि इट इज ए ट्रेडिशन। यहाँ तक तो मान लीजिए क्वेश्चन से लिख रहे हैं, टू स्टे फुटवेयर, जूते ना पहनने का ये परंपरा है, यानी नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसों की कमी नहीं है। यहाँ पर लेखक के द्वारा बताया जा रहा है कि जूते ना पहनना, नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इससे शो नहीं होता है कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यहाँ पैसों की कमी नहीं है। ही वंडर्स, आश्चर्यचकित की बात यह है कि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यानी दिखाना, टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रिवेंट। यहाँ पर बोला कि आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य देखिए क्या बोला है, हीज वंडर्स इफ हीज, आश्चर्य की बात यह है कि क्या केवल और केवल, वनली मतलब केवल और केवल, एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल मतलब गरीबी की एक स्थायी स्थिति को समझने का एक बहाना है। ही इज आल्सो मेंबर्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉडी, ही इज आल्सो मतलब भी, रिमेंबर याद करना, द स्टोरी यानी कहानी, ऑफ पुअर बॉडी कहने का मतलब उन्होंने एक लड़के की जो बहुत ही गरीब था उसकी कहानी को याद करते हैं। हु प्रेड टू बी गॉडेस फॉर द पेयर ऑफ शूज, उन्होंने मतलब याद किया किसके बारे में, वह एक गरीब लड़के के बारे में कहानी भी याद करती हैं, मतलब जो आथर है जिसने एक जोड़ी जूते के लिए क्या बोला है कि प्रेयर्ड मतलब प्रेयर किए थे भगवान से, किससे, टू द गॉडेस फॉर द पेयर ऑफ शूज, यानी उस लड़के के जूते के जोड़े के लिए भगवान से प्रार्थना किए थे। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, क्या आथर ने बोला, अन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय आथर दैट इज, मतलब यहाँ तक तो क्वेश्चन से ही भाई साहब, इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे फुटवेयर मतलब यहाँ परंपरा है, नंगे पैर रहना एक परंपरा है। ठीक है, इट इज़ नॉट टू लैक ऑफ मनी, यहाँ पैसों की कमी नहीं है, यह एक पैसे मतलब जो परंपरा है जिससे हम पैसों की कमी नहीं कह सकते। He वंडर्स इफ, वह आश्चर्यचकित करता है कि इट इज दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यह केवल और केवल एक्सक्यूज मतलब दिखाना, टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट द प्रॉपर्टी, यानी गरीबी, यहाँ पर देखिए ना क्या बोला है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी, यानी यह केवल और केवल गरीबी के एक स्थिति को समझाने के लिए एक बहाना है ना। नंगे पैर रहने का मतलब यह है कि गरीबी की स्थिति को केवल समझाने की बहाना, पैसे की कमी नहीं है।
आथर के द्वारा कहा जा रहा है कि जो नंगे पैर एक परंपरा है, केवल इसमें ये प्रदर्शित होता है कि एक गरीबी इस प्रकार से उस चीज़ को शो करना चाहते हैं। ठीक है, ही इज ऑल्सो रिमेंबर, वो भी एक याद करते हैं स्टोरी ऑफ एक पुअर बॉडी, मतलब एक बच्चे की गरीबी की कहानी को याद करते हैं कि प्रेयर टू द गॉडेस, भगवान से प्रार्थना किए थे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, यानी उसके जोड़े के जूते, मतलब जैसे जोड़ी जूते होते हैं ना कि दोनों पैरों में जूते हो जाए, इसके लिए देवी से प्रार्थना की थी। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं बच्चों। अगला है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहेब जो है टी स्टॉल में काम करके खुश है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है कि नो, नहीं। किस प्रकार से, थोड़ा व्याख्या भी करना है। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब खुश नहीं है, नॉट हैप्पी खुश नहीं है, वर्किंग यानी कार्य करते हुए, एट द टी स्टॉल में काम करते हुए खुश नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, क्योंकि भाई ऑन मास्टर, ऑनर का मतलब क्या होता है, स्वयं के वो मास्टर नहीं है। वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने आप जो बिजनेस है जिसपे टी स्टॉल पे काम कर रहे हैं वो स्वयं के मालिक नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, मतलब स्वयं के मालिक नहीं है। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फेस लुक, हिज लॉस्ट मतलब क्या होना, खो चुका होना, यानी खो देना, है ना। उन्होंने हिज फेस यानी उनका जो चेहरा है, हैज लॉस्ट द केयर फेस लुक, जो सुंदरता है वो लापरवाही रूप में खो दिया है। उनके चेहरे, देखो फिर देखो, हिज फेस यानी उनके चेहरे ने लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यानी जो लापरवाही रूप है वो खो दिए। केयर फ्री मतलब लापरवाही, लुक जो है वो खो दिए, रूप खो दिए हैं। द स्टील कंटेनर, कनस्तर है भैया, एक मिनट, हाँ कनिस्तर है, ठीक है। द स्टील कनिस्तर सीम्स हैवियर देन ही प्लास्टिक बैग, उन्हें जो स्टील का कनिस्तर है, प्लास्टिक बैग मतलब प्लास्टिक की थैली की तुलना में भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिससे वह अपने कंधे में आराम से ले जा सकता है। ठीक है, द बैग बाज हिज, क्योंकि बैग उसका था इसलिए वो क्या लगता है बच्चों, स्टील का कनस्तर प्लास्टिक के बैग की तुलना में भारी लगता है। और भारी बैग क्या है, उनको हल्का क्यों लगता है, क्योंकि वो उनका है, जिनके वो ऑनर है। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कनस्तर जो है उस आदमी का था जो दुकान का मालिक था, इसलिए कनस्तर थोड़ा सा भारी लग रहा है, और बैग जो उनका था स्वतः का था, इसलिए उनका वो हल्का लग रहा है। ओके, एक बार फिर से कि क्या साहेब खुश थे, तो साहेब इज नॉट हैप्पी टू वर्किंग द टी स्टॉल में काम करने को खुश नहीं थे। हिज सो नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, क्योंकि वो खुद के ऑनर नहीं थे। हिज फेस लॉस्ट, उनका चेहरा बिल्कुल खो गया था लापरवाही लुक को। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो स्टील कनिस्टर जो है वो प्लास्टिक बैग से भारी लगता था। ही वुड कैरी, जिसे वो उठा सकते थे, स्लाइटली ओवर हिज शोल्डर, कंधे पर आसानी से उठा सकते। द बैग बाज वेरीज, क्योंकि बैग उनका था इसलिए उनको बैग हल्का लग रहा था। द कनिस्टर बिलोंग टू बी द मैन हु ऑन्स ऑफ द टी स्टॉल या टी शॉप, यानी जो टी शॉप के मालिक थे उनका क्या था, कनिस्टर था, इसलिए कनिस्टर भारी लग रहा था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है, व्हाट मेक्स क्या बनाता है इस सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद फेमस क्यों है, किस कारण से है। तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, बेंगल्स मतलब क्या होता है बच्चों, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, ध्यान से देखिए, ये सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस किस लिए बच्चों, फॉर इट्स बेंगल्स, मतलब चूड़ियों के लिए, ठीक है, चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा जो परिवार है इन फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार इज एंगेज्ड इज मेकिंग बेंगल्स, मतलब चूड़ियाँ बनाने में बिजी हैं, चूड़ियाँ बना रहे हैं। ठीक है, मतलब फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, मतलब पूरे देश का सेंटर है, किसके लिए, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच उद्योग के लिए पूरे देश का एक केंद्र है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस बिल्डिंग ग्लास मेकिंग बेंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। क्या बोला गया, देखो कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इट इज़ द सेंटर ऑफ द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब जो ये आपका फिरोजाबाद है इंडिया का सेंटर है। फैमिलीज हैव स्पेंट, जो पूरे परिवार है, जनरेशन पूरे परिवार का जनरेशन वर्किंग कार कर रहे हैं अराउंड द फर्नेस बिल्डिंग, जो आपके कांच बनाने का भट्टी होता है बच्चों, चूड़ियाँ बनाने का जो भट्टी है इसके लिए। फिर आगे है बच्चों ग्लास मेकिंग बेंगल्स, कांच की जो आपकी चूड़ियाँ बनाई जा रही है ना, चूड़ियाँ बनाने के उद्योग है, कांच बिल्डिंग है, चूड़ियाँ बनाने की भट्टियाँ हैं, इन पर अपना पूरा जीवन व्यतीत किए हैं। फॉर द वुमेन इन द लैंड, है ना, जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, परिवार की पीढ़ी की जो महिलाएं हैं, बोला ना वुमेन इन द लैंड, यानी जो परिवार की महिलाएं हैं वो किस चीज़ में बिजी हैं, पूरे सब परिवार बिजी रहते हैं कांच की बिल्डिंग में, चूड़ियाँ बनाने में, इसमें व्यतीत है, इसलिए जो आपका फिरोजाबाद है वो फेमस है।
चलिए अगला देखिए बच्चों, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख करिए। मेंशन द हजार्ड वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, मतलब जो कांच का भैया इंडस्ट्री है, किस प्रकार से खतरा है, किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, इसका वर्णन करना है। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स विथ हर फादर्स एंड मदर सिट इन डार्क, है ना, हॉटमेंट नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिंकरिंग ऑयल लैम्प्स। देखो थोड़ा समझिएगा, बॉयज एंड गर्ल्स यानी जो लड़के लड़कियां हैं, विथ देयर फादर्स एंड मदर, उनकी जो माताएं हैं पिता हैं, है ना, हर लड़का लड़की जो है अपने माता पिता के साथ इस डार्क हॉटमेंट, मतलब बच्चों हॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि अंधेरे रोशनी में, है ना, लाइन्स द फ्लेम ऑफ फ्लिंकरिंग यानी एक लालटेन जो है ऑयल लैंप जिसे बोला जाता है, हर एक लड़का और लड़की अपने माता पिता के साथ लालटेन की रोशनी में अंधेरे झोपड़ी में, डार्क हेटमेंट मतलब आपका जो अंधेरा झोपड़ी, अंधेरा झोपड़ी में बैठते हैं। इन जितने भी बच्चे हैं बच्चियां हैं अपने माता पिता के साथ, ठीक है। ऑयल लैम्प्स मतलब आपका एक लालटेन हो जाएगा, लालटेन में अंधेरे स्थिति में, डार्क हटमेंट्स मतलब होता है बच्चों झोपड़ी, डार्क झोपड़ी, अंधेरी झोपड़ी में बैठते हैं, ठीक है। दे बिल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, वो क्या बनाते हैं, दे बिल्ड मतलब बनाते हैं, पीसेस यानी कई पीस, तो कलर्ड रंगीन ग्लास यानी कांच के, रंगीन कांच के, सर्कल ऑफ बेंगल्स यानी रिंग बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। वो रंगीन कांच के टुकड़ों से क्या बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, देखो ना, दे बिल्ड पीस ऑफ कलर्ड ग्लास यानी जो कलर्ड यानी रंगीन ग्लास हैं उनके पीस से वो क्या बनाते हैं बच्चों, सर्कल्स ऑफ बेंगल्स यानी चूड़ियों के रिंग बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, देखो क्या बोला गया, उनकी आंखें प्रकाश की तुलना में एडजस्ट किसको कर रहे हैं, अंधेरे को ज़्यादा कर रहे हैं। देन टू द लाइट आउटसाइड दे आफ्टर इंड अप लॉसिंग आई साइट बिफोर द बिकम एडल्ट्स। क्या बोला है कि देन टू बी लाइट आउटसाइड मतलब उनकी आंखें जो है प्रकाश की तुलना में अंधेरे पर ज़्यादा समायोजित होता है। देखिए ना, थोड़ा आधा लाइन यहाँ भी है कि देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क यानी डार्क में ज़्यादा एडजस्ट करता है, देन टू द लाइट आउटसाइड यानी प्रकाश ज़्यादा डार्क में ज़्यादा एडजस्ट करता, समायोजन करता है। दे ऑफ्टन एंड्स अप लॉसिंग आई साइड बिफोर द बिकम एडल्ट, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर जो अधिकांश लोग हैं वो वयस्क होने से पहले ही आँख की रोशनी खो देते हैं, ठीक है। लॉसिंग आई साइट बिफोर द बिकम एडल्ट मतलब एडल्ट होने के पहले, ये सब नुकसान है ना, एडल्ट होने के पहले आँख की रोशनी खो देते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, मतलब डस्ट जो है चूड़ियों के कांच की जो पॉलिश करने से धूल निकलती है, पॉलिशिंग बोला ना, पॉलिशिंग द ग्लास, जब ग्लास को पॉलिश करते हैं धूल निकलता है, मतलब कांच का धूल एक प्रकार से ना। इंजरिंग टू आई, और जो हमें आँख जो होता है बच्चों इसको हानि पहुँचाता है, यानी हानिकारक है। इंजीरियस टू आई मतलब आँख के लिए हानिकारक है। मेनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड, अधिकांश लोग क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, कई कर्मचारी अंधे हो जाते हैं। द फर्नेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयरफॉर वेरी डेंजरस, मतलब कहने का तात्पर्य हो कि जब हम काम करते हैं तो वेरी हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ज़्यादा खतरनाक स्थित रहता है। मतलब जो हम चूड़ियाँ बनाते हैं वहाँ से डस्ट निकलता है, हमारे आँख की रोशनी चल जाती है, अंधेरे जो झोपड़ी होती है उसमें हम बैठकर काम करते हैं, है ना, तो जो मतलब पर्याप्त रोशनी न होने के कारण आँख की रोशनी चली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंस फ्रॉम दैट हिज फैमिली, मतलब जो मुकेश है उसकी रवैया उसके परिवार से अलग कैसे है ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए, मुकेश ग्रैंड मदर थिंग्स मतलब उसकी दादी सोचती है कि दैट ही गॉड गिवन यानी भगवान ने दिया है, कैन नेवर ब्रोकन जिसे हम कभी तोड़ नहीं सकते। उसके दादी का मानना है कि जो भगवान ने हमें दे दिया उसे हम कभी तोड़ नहीं सकते। हर सन यानी उसका पुत्र और जो पोता है आर बोर्न इन कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर्स, मतलब उसका जो पुत्र है, हिज सन यानी उसका पुत्र है, एंड ग्रैंड सन्स का मतलब क्या होता है, पोता जो है, आर बोर्न यानी जन्म, इन द कास्ट यानी जो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाने वाले घर में ही बच्चा पैदा हुआ है, यानी आप पैदा हुए हमारे पुत्र ने और हमारा जो उनके दादी का सोच है। मैं मुकेश ग्रैंडफादर थिंग्स यानी दादी का सोच है कि जो भगवान लिख देता है उसे बदला नहीं जा सकता है। हमारा जो पुत्र है और जो आप पोते हो, है ना, वो कहाँ जन्म लिए हैं, चूड़ी बनाने वाले के घर में। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स,
मुकेश फादर हैज स्टार्ट देम व्हाट ही नो आर्ट्स ऑफ मेकिंग, मतलब मुकेश के फादर सिखाते हैं क्या, कैसे बेंगल स्टूडियो बनाना है। बट मुकेश वांट टू बी मोटर मैकेनिक, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू, यहाँ पर क्या लिखा है भैया, यहाँ पे लिखा है गैरेज, है ना, गैरेज ये, ठीक ठीक, हाँ, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न थॉट द गैरेज इन द फॉर अवे फ्रॉम हिज होम। मतलब जो मुकेश के पिता है उनको सिखाना चाहते हैं चूड़ी बनाने की कला, लेकिन मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और वह गैरेज में जाएगा, सीखेगा, है ना, घर से उसके दूर है, बोला ना कि गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से बहुत दूर है गैरेज, लेकिन फिर भी वो गैरेज जाना चाहता है और गैरेज में जा करके मोटर मैकेनिक सीखना चाहता है। तो उसकी दादी का कहने का तात्पर्य है कि उसकी दादी सोचती है जो भगवान ने लिख दिया उसे बदला नहीं जा सकता। हर सन एंड ग्रैंडफादर यानी ग्रैंड सन्स यानी जो उसका पुत्र है और पोता है, दोनों के दोनों जन्म हुए हैं चूड़ी बनाने वाले घर में। दे हैव सीन नथिंग, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। बट बेंगल्स मुकेश फादर है टाट, मुकेश के पिताजी कहते हैं कि क्या व्हाट यू नो, जानते हो तुम मेकिंग द बेंगल्स, बनाने की कला पता है। बट मुकेश वांट टू द मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक में काम करना चाहता है। ही विल टू गो गैरेज, वो गैरेज जाएगा। एंड लर्न थॉट द गैरेज इज फार, लेकिन जो गैरेज है वो घर से बहुत दूर है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो 6 क्वेश्चन हो गए और एक आखिरी क्वेश्चन का लेते हैं। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटी, लोग क्यों गांव से सिटी की ओर जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन बताओ। तो सिटी में क्या मिलता है, रोजगार ज़्यादा मिलता है। पीपुल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी सर्च ऑफ लाइवहुड, मतलब लाइवहुड का मतलब क्या होता है, आजीविका की तलाश, है ना, सर्च ऑफ लाइवहुड, लाइवहुड मतलब आजीविका, तो सर्च कर रहे हैं, आजीविका के तलाश में लोग मुख्य रूप से जा रहे हैं। देयर फील्ड फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सिटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। देखो ना, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि भाई वहाँ जाने से हमें नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, ठीक है। देयर फील्ड फेल टू प्रोवाइड देम मेन मतलब कई सारे हमको वहाँ से फील्ड मिल जाता है ना, लोगों को वहाँ पे शहर में नौकरी, रोजगार, भोजन कमाने के कई अन्य साधन मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे गेटिंग द फूड, भोजन भाई हमको कमाना है, भोजन करना है, भोजन कमाने के कई सारे साधन वहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ पुअर इज टू फीड द हंग्री मेंबर्स, सर्वाइवल इज टू प्राइमरी, है ना, कैंसर्स। कहने का मतलब कैंसर है कि जो प्रॉब्लम है वो गरीबी है, मुख्य रूप से गरीबी मेन कारण है, गरीबी के कारण लोग अपना स्थित पलायन कर रहे हैं, यानी शहर की ओर जा रहे हैं। तो मेंस आप उसको समझो, 1-2 बार पढ़ो, लिखो, फिर आपके एग्जाम में आप ऑटोमेटिक बनेगा।